ग्लोबल डाई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है ग्लोबल डाई के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जाकर वहां से कोई भी क्लास आसानी से देख सकते हैं। और यदि क्लास का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज करिए global.org। इस वेबसाइट का यूज करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है स्टेप बाय सारा कुछ बताया गया आपको पहले वीडियो से लेकर 5वीं 6वीं वीडियो तक। आप किसी भी वीडियो से जाके देख सकते हैं कि कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। यदि इसके आपूर्ति टर्मिनल को किसको चेंज कर रहा है भाई, इसके सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर रहा है। सप्लाई टर्मिनल को यदि चेंज कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको ऑलरेडी बताया है पहले से ही कि यदि किसी भी मशीन का डायरेक्शन चेंज करना है, घूमने का डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यदि चेंज करना चाहते हैं आप किसी मशीन का, तो दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर दीजिए, आर्मेचर करंट को चेंज कर दीजिए। पहला तरीका यह है। दूसरा है कि आप फील्ड टर्मिनल को चेंज करिए। ठीक है, सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा सर। कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा सर। जो हमारी करंट, जो हमारी मोटर है वो मोटर सेम डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में घूमेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही दिशा में चलता रहेगा। ठीक, चलिए बढ़े आगे की तरफ। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट है, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर्किट में, क्या प्रभाव पड़ेगा मोटर में। देखिए यहाँ पे बात किसकी किया है, शंट मोटर की बात किया है। तो शंट मोटर की बात किया है तो हमने यहाँ से शंट मोटर बना दिया और ये हमारी बन गई मोटर। ठीक है जी, ये बन गई हमारी मोटर शंट वाली। इसने बोला कि जो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग है, ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग बीच में कहीं ब्रेक हो जाती है। बीच में कहीं क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, हमने इसे ब्रेक कर दिया ऐसे। अब होगा क्या इसमें, अब जो इधर से लोड करंट आ रही थी, जो इधर से सप्लाई करंट आ रही थी, जो हमारी सप्लाई करंट या फिर कहिए कि लोड करंट जो आ रही थी, वो एक तो जा रही थी आर्मेचर के टर्मिनल में और एक इधर की तरफ आ रही थी आईएसएच करंट। ठीक है, शंट फील्ड करंट इधर की तरफ आ रही थी और कुछ इधर की तरफ करंट जा रही थी। दो भाग में करंट बट रही थी, यहाँ पे करंट दो भाग में बट रही थी। अब क्या होगा कि जैसे ही यह टर्मिनल ओपन हुआ, जैसे ही यह टर्मिनल ओपन हुआ, इधर वाली पूरी की पूरी करंट कहां पे बहने लगेगी, इस साइड में, इस आर्मेचर टर्मिनल पे बहने लगेगी। यदि आर्मेचर टर्मिनल पे जैसे ही बहेगी तो अब दिखेगा आपको कि भाई करंट का मान बढ़ने लगा। यदि करंट का मान बढ़ने लगा तो हमारा स्पीड भी बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, ई बी अपॉन फाइव, ई बी अपॉन फाइव। ठीक है, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो अब आप बात को समझ पाए। जैसे ही इधर करंट बंद हुआ, जैसे ही इधर का करंट बंद हुआ तो अब आपको दिखेगा कि फ्लक्स भी बनना बंद हो गया। यानी यहाँ पे फ्लक्स लगभग जीरो हो जाएगा। फ्लक्स यहाँ पे लगभग जीरो हो जाएगा। तो अब आपको दिखेगा कि ये फ्लक्स हमारा क्या हो गया, फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया। और जैसे जैसे फ्लक्स का मान कम होगा स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और यदि पूरी तरह से ओपन हो गया है भाई तो मोटर हमारी इतनी स्पीड चलेगी कि पूछिए मत। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे जो हमने बताया था आपको कि 3 पॉइंट स्टार्टर में इसीलिए हमारी जो नो बोल्ट क्वाइल है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है फील्ड वाइंडिंग के साथ। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ना, इस फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, इसी वजह से हमने वहां पे आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रन इन वेरी हाई स्पीड, ऑप्शन डी में हमको दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है कि जो मोटर की स्पीड है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। आप फार्मूले से भी इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा फील्ड टर्मिनल ओपन हुआ तो फ्लक्स बनना बंद हो जाएगा। फ्लक्स का मान जैसे ही कम होगा तो स्पीड हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी।
ठीक है, तो अब आप फार्मूले से भी इसको आसानी से कोरिलेट करके समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? कम होने का क्या कारण है? देखिए इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ कुछ डाउन हो रहा है आगे चल के। ये हमारा टॉर्क है और ये हमारा स्पीड है। ठीक है, ये हमारा स्पीड है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कुछ ग्राफ ये इस तरीके से डाउन हो रहा है ना। ये डाउनफॉल जो आया ये क्यों आया? ये नॉर्मल स्थिति में तो ये ऐसे रहता है, नॉर्मल स्थिति में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब मशीन पे कोई लोड नहीं दिया गया है तब नॉर्मल स्थिति बोले तो नो लोड कंडीशन पे ग्राफ ये कुछ इस तरीके से एकदम सीधा रहता है। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ाया जाता है डीसी शंट मोटर में तो ये हमें देखने को मिलता है कि ग्राफ हमारा झुक गया, ग्राफ हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया। और ये क्यों झुका? ये झुका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। जैसे ही हम लोग मशीन पे लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने लगता है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही कारण है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये ग्राफ झुक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डीसी शंट मोटर में एक ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस डीसी मोटर में ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो होती है हमारी डीसी शंट मोटर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हमको सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी यहाँ पे आपसे ग्राउलर के बारे में पूछा है, तो ग्राउलर के बारे में हमने आपको बता दिया था कि ग्राउलर दो तरीके का होता है। ग्राउलर दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा इंटरनल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया और एक हो गया हमारा एक्सटर्नल। भाई देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, तो स्पेलिंग पे आप लोग ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर है, एक्सटर्नल ग्राउलर का ही हम लोग यूज करते हैं डीसी मोटर में, या डीसी वाइंडिंग को टेस्ट करने में हम लोग ग्राउलर का यूज करते हैं। इस ग्राउलर का यूज दो तरीके से किया जाता है। एक, इसके वाइंडिंग पे मिली वोल्ट मीटर लगा के, ये जो वोल्ट मीटर दिख रहा है ना, ये कौन सा वोल्ट मीटर है? मिली वोल्ट मीटर है। मिली वोल्ट मीटर लगा के हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट को या फिर ओपन टर्मिनल को चेक करते हैं कि वाइंडिंग में कहीं पे भी यदि ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है या वाइंडिंग का कोई एक टर्मिनल ओपन हो गया है, तो वो उसकी जांच करने के लिए हम लोग इस तरीके को अपनाते हैं। और यदि मोटर की वाइंडिंग में कहीं पे भी यदि शॉर्ट हुआ है, कहीं पे भी हमारी वाइंडिंग शॉर्टेड हुई है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ऊपर दांतेदार ब्लेड लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर दांतेदार ब्लेड लगा देते हैं जब हमारी वाइंडिंग कहीं पे शॉर्टेड हुई हो तब। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेड का बात नहीं किया है, यहाँ मिली वोल्ट मीटर लगाया। मिली वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं ओपन कॉइल फॉल्ट में। ओपन कॉइल फॉल्ट में दांतेदार ब्लेड कब लगाते हैं? जब शॉर्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक तो हमारा डीसी मोटर खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा डीसी मोटर खत्म हो गया। अब जो भी क्वेश्चन होंगे इससे आगे वो एसी मोटर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एसी मशीन के क्वेश्चन होंगे। तब चलिए एसी मशीन का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एसी मशीन का, एसी थ्री फेज मशीन का, कि थ्री कला स्क्वायर केज प्रेरणा मोटर की स्लिप कितनी होती है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? स्लिप की गणना करें। आपसे स्लिप पूछा है, तो देखिए स्लिप क्या होता है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा कि स्लिप होता क्या है। देखो भाई, सिंक्रोनस मोटर या फिर इंडक्शन मोटर जो होती हैं, जो भी हमारी एसी मोटरें हैं, इसमें दो तरह की स्पीड होती है। एक होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड और एक होती है हमारी मोटर की स्पीड। ठीक है, अब सिंक्रोनस स्पीड क्या है इस बात को थोड़ा सा समझ लो। ये हो गया हमारा मोटर का स्टेटर। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर हो गया और ये हो गया हमारा रोटर। ठीक है जी, सॉरी रोटर नहीं, ये हो गया हमारा हमें बस थोड़ा थोड़ा सा हम टाइम ले लेते हैं आपका एक रफली फिगर बनाने के लिए। ठीक है जी, इसके बीच में आपकी रोटर हो गई, इसके बीच में आपकी क्या हो गई? रोटर। और ये हो गए पोल, ये एक पोल ऊपर हो गया और एक पोल हमारा ये नीचे हो गया। ठीक है, हमने इसको मान लिया नॉर्थ पोल और हमने इसको मान लिया साउथ पोल।
इसमें हमने फ्लक्स दिखा दिया कि ऐसे हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा है। ये क्या है भाई, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर, ये जो पूरा हिस्सा है ये स्टेटर है, और इसमें जो ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये क्या है, यही है फ्लक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, ये हमारा रोटर है, रोटर ले लीजिए यहाँ पे। समझने वाली बात इसमें ये है कि जब इस पे 3 फेज टर्मिनल जो बना गया है, इस पे जब हम लोग इस पे सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही इसकी खासियत है इस मोटर की कि जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, ये किस स्पीड से घूमता है, ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। बाकी ये जो रोटर है, इसका रोटर कम स्पीड से घूमेगा, इससे कम स्पीड से घूमेगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यह मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि आपसे इस इंडक्शन मोटर में क्या चीज सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, क्या इंडक्शन मोटर का रोटर या फिर इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, और वहां पे बहुत लोग कर ये टिक करके आएंगे कि इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा इसकी स्पीड से कम के स्पीड पे घूमता है। ठीक है, जैसे ये मान लो कि 1000 आरपीएम से घूम रहा है, 1000 आरपीएम से यदि ये घूम रहा है, तो जो हमारा मोटर होगा, मोटर लगभग 980 आरपीएम या फिर 950 आरपीएम या फिर 940 आरपीएम इस स्पीड से हमारा रोटर घूमेगा। ठीक है, तो इन दोनों के स्पीड में जो अंतर आता है, ये जो 1000 है और ये जो 980 है, इन दोनों की स्पीड में जो अंतर आएगा वही चीज कहलाता है हमारा स्लिप। वही चीज क्या कहलाता है, स्लिप। ठीक है, तो जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग दर्शाते हैं ns से। सिंक्रोनस स्पीड को किससे दर्शाते हैं, ns से। ठीक है, और जो हमारी रोटर की स्पीड है उसको दर्शाते हैं nr से। ठीक है, तो स्लिप यहाँ पे हमने कैसे निकाला, इसमें से इस स्पीड को माइनस किया, स्लिप को हम लोग s से प्रदर्शित करते हैं, तो s इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है ns माइनस एन आर, जहां पे ns क्या है, इसको हमने बोला सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और जो हमारा nr है ये क्या है जी, ये है हमारा रोटर स्पीड। ठीक, और बाकी ये s क्या है, इसी को हमने बोला है स्लिप, इसको हमने क्या बोला है, स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ए ऑप्शन में ns माइनस nr, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्लिप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नियंत्रित सर्किट का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने नियंत्रित सर्किट दिया हुआ है, इसका प्रकार क्या है, तो देखिए इसको हम लोग इंचिंग कंट्रोल या फिर जॉगिंग कंट्रोल कहते हैं। इंचिंग कंट्रोल और जॉगिंग कंट्रोल। ठीक है, और जॉगिंग कंट्रोल कहते हैं। ये इंचिंग कंट्रोल या जॉगिंग कंट्रोल 3 तरीके से किया जाता है, एक पुश बटन के द्वारा भी, कंट्रैक्टर के द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये केवल कंट्रोल सर्किट है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये इंचिंग कंट्रोल है। ठीक है, बस केवल फिगर को याद करना है, बाकी और ज्यादा कुछ इसमें नहीं याद करना है। आगे देखते हैं, मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। कुल विद्युत डिग्री का यदि आपको कैलकुलेशन करना है कि कुल विद्युत डिग्री कितनी होती है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं। तो हमने आपको कई बार बताया भी है कि मोटर के 2 पोल्स के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस होता है भाई, इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स, 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ये फॉर्मूला तो कई बार हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है जी, चलिए ये एसी का स्टार्टर दिया हुआ है, यहाँ पूछ लिया है आपसे कि कौन सा स्टार्टर है। ये
केवल स्टार्टर का सिंबल देके और आपसे स्टार्टर का नाम पूछ लिया है, तो कौन सा स्टार्टर है भाई? ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। यहाँ पे फिगर हो सकता है आपको लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, केवल फिगर आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, जो निम्मी वाली क्वेश्चन बैंक है उस पीडीएफ में दिया हुआ क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, एसी 3 कला प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अभी जो आपने स्पीड देखा था ना, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड को हमने एस से प्रदर्शित किया था। ns इक्वल टू फॉर्मूला होता है 120f डिवाइड बाई पी, 120f डिवाइड बाई पी, जहां f क्या है? f है हमारी आवृत्ति, और जो p है, p क्या है भाई? p है पोलो की संख्या, p है पोलो की संख्या, क्लियर? पोलो की संख्या। और ns क्या है? ये तो सिंक्रोनस स्पीड ही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैच करा लीजिए, 120f डिवाइड बाई पी हमें दिख रहा है यही ऑप्शन में, हम यहाँ पे ए ऑप्शन टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फुल लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरणा मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? यदि हमारी मोटर कितने की है? 10 एचपी की है, तो 10 एचपी की मोटर को चलाने के लिए कम से कम कितने रेटिंग का फ्यूज हमें लगाना पड़ेगा? मोटर हमारी 10 एचपी की है, 10 एचपी की मोटर को चलाने के लिए कम से कम हमें 25 एम्पियर 25 एम्पियर का 25 एम्पियर फ्यूज रेटिंग लेना पड़ेगा, ठीक है जी। और एक एचपी इक्वल टू कितना होता है ये आप सभी को पता होगा। एक एचपी इक्वल टू होता है हमारा 746 वॉट, 746 वॉट, ठीक है, 746 वॉट। चलिए, संपर्क का नाम क्या है जिसे x के रूप में दर्शाया गया है? आपको ये बताना है कि ये कौन सा संपर्क है। तो ये हमारी ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। क्या है भाई? ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो S3 बटन है ना, ये जो इसको स्टार्ट करने के लिए, ये केवल स्टार्टर का फिगर है, ये केवल स्टार्टर का फिगर है, पूरे सर्किट का फिगर नहीं है, ठीक है। छोटा सा केवल स्टार्टर का फिगर दिखाया गया कि स्टार्टर कैसे काम करता है। ये हमारा S3 पुश बटन है। इस पुश बटन को जब हम लोग दबाते हैं तो तुरंत ये हमारी सर्किट क्लोज हो जाती है, ये सर्किट क्लोज हो जाती है। इसके क्लोज होने से ये जो केवन है ना, ये जो केवन कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर, ये तुरंत क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारा 13 है और एक 14 है, ये 13 और 14 वाली पॉइंट तुरंत शॉर्ट हो जाती है। जैसे ही हम लोग इसको दबाते हैं तो ये तुरंत हमारी ये वाली पॉइंट शॉर्ट हो जाती है। ये वाली पॉइंट जैसे शॉर्ट होती है तो फिर पूरी सर्किट हमारी जुड़ जाती है, ये पूरी सर्किट जुड़ जाती है और हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। यहाँ पे सी एकदम सही आंसर है। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? आपके सामने ये एक फिगर दे दिया है वाइंडिंग का और पूछा है कि कौन सा प्रकार है ये एसी का, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ बास्केट जैसा ऐसा बन रहा है सर, ये बास्केट जैसा बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना? अरे बास्केट तो ऐसा ही होता है ना यार। ये हमारा हो जाएगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। बाकी जो हमारी डायमंड वाइंडिंग है, डायमंड वाइंडिंग तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। जो इन्वोल्यूट वाइंडिंग होती है ना, इन्वोल्यूट वाइंडिंग देखिए कैसी होती है। इन्वोल्यूट वाइंडिंग कुछ इस तरीके की होती है। ये है हमारी इन्वोल्यूट वाइंडिंग। जो हमारी डायमंड वाइंडिंग होती है, डायमंड वाइंडिंग के ही किनारे को बस थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। ये है हमारी डायमंड वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, ठीक है। और ये क्या है? यही है हमारा इन्वोल्यूट वाइंडिंग, इन्वोल्यूट वाइंडिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का ख्याल रखेंगे कि देखिए ये फिगर कई जगह गलत दिया हुआ है। जो अरिहंत की बुक है उसमें ये फिगर एकदम करेक्ट दिया है। इन्वोल्यूट वाइंडिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। बाकी जो कई सारी बुक है या फिर कहिए कि आपकी जो निम्मी की बुक है उस बुक में भी इस फिगर को गलत दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये है असली इन्वोल्यूट वाइंडिंग,
ठीक है, इन्वोल्यूट वाइंडिंग का फिगर ऐसा होता है। जो निम्मी की बुक है ना, पीडीएफ वाली बुक, उसमें ये फिगर गलत दिया है, लेकिन उसकी थ्योरी एकदम सही लिखा है। जब आप थ्योरी उसकी पढ़ेंगे तो थ्योरी में भी यही बोला है कि डायमंड वाइंडिंग के किनारों को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो वही बन जाता है हमारा इन्वोल्यूट वाइंडिंग, लेकिन फिगर उसने काफी डिफरेंट दे दिया है। तो वहां पे फिगर केवल गलत लिया है, बाकी जो हिंदी लिखा है उसका वो बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग बुक भी पढ़ा करिए, तब कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करना है आपको। तो प्रतिशत स्लिप कैसे निकाला जाता है, तो याद रखें, प्रतिशत स्लिप इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्रतिशत स्लिप इज इक्वल टू हो जाता है, प्रतिशत स्लिप इज इक्वल टू स्लिप अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, अपॉन सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये स्लिप स्पीड भी लिख सकते हैं इसको। तो स्लिप हमने अभी बताया आपको कितना आया था, स्लिप हमारा ns माइनस एनआर डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है भाई, ns मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ns माइनस एनआर अपॉन ns, अरे यार यहाँ पे nr लिखना चाहिए ना, मैं ns ही लिख दिया हूँ, ns माइनस एनआर अपॉन ns मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो हमें सी ऑप्शन में ये दिख रहा है ये चीज, ns माइनस एनआर, अरे नहीं यार सी में नहीं, इसमें है ns माइनस एनआर अपॉन ns, ये ऑप्शन में ही दिख रहा है। देखो सी में एनआर है, मैं सी वाला ऑप्शन टिक कर रहा हूँ, ns माइनस एनआर मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए भाई, ऑप्शन टिक करने में कभी कभी हो सकता है गलती हो जाए, बाकी जो यहाँ पे कंसेप्ट बताया जाएगा आपको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट पे आप लोग ज्यादा फोकस करिए, टिक करने में यदि कुछ गलती हो जाती है तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। भाई ह्यूमन एरर होता ही है, वो कोई भी इंसान हो, गलती थोड़ा बहुत तो होती है, भगवान से गलती हो जाती है तो हम तो इंसान ही है यार, है ना। चलो आगे देखते हैं, नियंत्रण सर्किट किस प्रकार प्रचालन में उपयोग किया जाता है। ये जो नियंत्रण सर्किट, कंट्रोल सर्किट आपके सामने दिया हुआ है, ये किस प्रकार से प्रचालन में उपयोग किया जाता है या किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले इंचिंग या जॉगिंग की बात बताई थी ना। इंचिंग 3 तरीके से यूज किया जाता है, एक पुश बटन से, फिर कंडक्टर से। तो ये भी एक इंचिंग, ये जो सर्किट दिया हुआ है ना, इस सर्किट का भी यूज हम लोग इंचिंग की तरह ही करते हैं। ठीक है, इंचिंग की तरह ही करते हैं। बाकी 3 कला इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग के बीच कितना डिस्टेंस होता है भाई, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है। तो ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कला विस्थापन कितना होता है भाई, 180 डिग्री, 180 डिग्री कला विस्थापन होता है। सॉरी 180 नहीं, 180 नहीं, 120 डिग्री, 120 डिग्री विस्थापन होता है। ठीक है भाई, 3 कला मोटर की बात क्या है ना, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच, नहीं यार वाइंडिंग के बीच तो 180 ही होगा, वाइंडिंग के बीच 180 ही होगा। बाकी 3 कला विस्थापन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, वाइंडिंग की बात किया है भाई, ऐसे यदि बात करेगा तब 120 डिग्री होगा, है ना। ये चीज 120 डिग्री होता है। बाकी वाइंडिंग्स के बीच में, अच्छा हाँ 3 वाइंडिंग लगाई जाती है ना यार, ठीक है 3 वाइंडिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही एकदम सही है भाई, 3 वाइंडिंग लगे, तीनों वाइंडिंग 120 पे ही लगेगी ना भाई। टोटल एक ब्रीथ में टोटल कितना होता है भाई, एक ब्रीथ में टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को यदि 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 360 डिग्री को यदि 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 120। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में या 3 फेज मोटर में जो वाइंडिंग रखी जाती है, तीनों वाइंडिंग कितने कितने के एंगल पे रखी जाती है, 120 डिग्री के एंगल पे रखी जाती है। बाकी जो हमने 180 बताया, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ये इस चीज के लिए हो गया कि जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, इलेक्ट्रिकली डिस्टेंस 180 डिग्री होती है। वो चीज थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर दी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग 120 डिग्री होगा वाइंडिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में या 3 फेज मोटर में,
120 120 डिग्री पे ही रखा जाता है। कैसे रखा जाता है 120 पे, ये हमने अभी आपको बताया कि भाई टोटल एक ब्रीथ बनेगा, एक हमारी सिलेंड्रिकल मोटर जो होगी उसका ब्रीथ टोटल कितना होगा, एक 360 का होगा। 360 में यदि हमको 3 वाइंडिंग रखनी है तो तीनों वाइंडिंग के बीच डिस्टेंस कितना, बराबर बराबर, यदि बराबर बराबर हमें डिस्टेंस रखना पड़ता है तो बराबर बराबर डिस्टेंस 120 पे हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो।